हॉलोकॉस्ट एक ऐसा नाम जिसको सुनने के बाद लोग आज भी डर जाते हैं, और ख़ास तौर पर यहूदी लोग। वैसे तो हॉलोकॉस्ट बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर आजकल के मॉडर्न ज़माने में भी अगर हॉलोकॉस्ट जैसे दौर का नाम लिया जाए तो आज भी बहुत से लोगों के डर के मारे ही पसीने छूट जाते हैं। आखिर क्या था ये हॉलोकॉस्ट, ये कैसे शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ, यही सब हम आज की इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूं अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। तो दोस्तों, अगर बात की जाए हॉलोकॉस्ट की तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हॉलोकॉस्ट था क्या। दोस्तों, हॉलोकॉस्ट दरअसल उस दौर को कहते हैं जब 6 मिलियन यानी 60 लाख यहूदियों को बगैर किसी वजह के मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें लाखों औरतें भी थी और 15 लाख बच्चे भी थे, जिन्हें सिर्फ इस वजह से मारा गया कि बस वो यहूदी थे। और उन सबको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि अडोल्फ हिटलर था, वही इंसान जिसने वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट की थी। जब मैंने चैट जीपीटी पर सर्च किया कि इस दुनिया का सबसे जालिम इंसान कौन था, तो चैट जीपीटी ने बताया अडोल्फ हिटलर। यानी कि दोस्तों, हिटलर इस दुनिया का अब तक का सबसे जालिम इंसान था। और ये तो आप जानते ही होंगे कि वर्ल्ड वार 2 में दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसका जिम्मेदार भी हिटलर था। तो खैर दोस्तों, अब हम ये जान चुके हैं कि हॉलोकॉस्ट क्या था और इसे किसने शुरू किया था। तो अब हम थोड़ा मज़ीद डिटेल में जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि हॉलोकॉस्ट आखिर कब हुआ, क्यों हुआ, हॉलोकॉस्ट में लोगों को किस किस तरीके से मारा गया और ये आखिर कब ख़त्म हुआ। तो बस अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते और अपने इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। नंबर 1, हॉलोकॉस्ट कब स्टार्ट हुआ। दोस्तों, काफ़ी लोगों का ये मानना है कि हॉलोकॉस्ट तब स्टार्ट हुआ था जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई, यानी 1939 में। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हॉलोकॉस्ट वर्ल्ड वार 2 से 6 साल पहले ही शुरू हो गया था। दोस्तों, हॉलोकॉस्ट 1933 में स्टार्ट हो चुका था। जनवरी 1933 में जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना तो हिटलर की नाजी पार्टी ने बहुत तेजी से यहूदियों के खिलाफ बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, जिन पॉलिसीज के चलते उन्होंने यहूदियों के हक और उनकी आज़ादियों को उनसे छीनना शुरू कर दिया। जैसे कि दोस्तों, नाजी फौजियों ने जर्मनी के लोगों के साथ मिलकर यहूदियों के कारोबार उनसे छीन लिए और उनके घरों और इबादत गाहों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही और लूटमार देखने को मिली। और हिटलर के चांसलर बनने के 2 साल बाद ही यानी 1935 में हिटलर ने यहूदियों से उनकी सिटीजनशिप भी छीन ली। दोस्तों, एक सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आपको आपके कंट्री की तरफ से पूरे राइट्स दिए जाते हैं, जैसे कि आप वोट दे सकते हैं, आप किसी भी शहर में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और कहीं पर भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की आज़ादियों को सिटीजनशिप कहा जाता है। तो दोस्तों, हिटलर ने यहूदियों से उनकी सिटीजनशिप छीन ली थी। अब ना तो यहूदी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, ना ही कोई काम कर सकते थे, और ना ही अब उनको किसी चीज़ की आज़ादी थी। और ये सब सिर्फ हॉलोकॉस्ट की शुरुआत थी। नंबर 2, हॉलोकॉस्ट क्यों स्टार्ट हुआ। दोस्तों, वैसे तो हॉलोकॉस्ट स्टार्ट होने की बहुत सारी वजह बताई जाती हैं, जैसे कि जर्मनी की बिगड़ती हुई हालत, द ग्रेट डिप्रेशन का टाइम और यहूदियों के साथ नस्ली दुश्मनी वगैरह। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से हॉलोकॉस्ट असल में स्टार्ट हुआ था, वो थी यहूदियों से नस्ली दुश्मनी। जी हाँ दोस्तों, हिटलर को यहूदी नस्ल से ही नफरत थी। वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। जर्मनी की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी कि लोग अगर एक ब्रेड खरीदने के लिए जाते थे तो उन्हें रेडियो पर भरकर पैसा लेकर जाना पड़ता था। ऐसे ही दोस्तों, सितंबर 1923 में जर्मनी में एक ब्रेड के पैकेट की कीमत $2 मिलियन थी, और इसके 1 महीने बाद यानी अक्टूबर 1923 में उसी पैकेट की कीमत $670 मिलियन हो चुकी थी। ऐसे ही नवंबर 1923 में ये कीमत सीधा $3 बिलियन तक चली गई थी, और फिर कुछ ही हफ्तों में एक ब्रेड के पैकेट की कीमत $100 बिलियन हो चुकी थी। यानी कि जर्मनी की इकोनॉमी का सत्यानाश हो चुका था। जर्मनी के बैंक्स बहुत ज़्यादा नोट छाप रहे थे, लेकिन दोस्तों, लोगों ने उन नोटों को ही जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि लकड़ी की कीमत भी उन नोटों की कीमत से ज़्यादा थी। जर्मनी की इस हालत को लेकर लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे और भूख से मर रहे थे। तो इसी चीज़ का हिटलर ने फ़ायदा उठाया। हिटलर ने लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। हिटलर ने लोगों से बोला कि जर्मनी की यह हालत यहूदियों की वजह से हुई है, और तो और वर्ल्ड वार 1 में जो जर्मनी की हार हुई थी उसका जिम्मेदार भी हिटलर ने यहूदियों को बताया। जर्मनी के लोग पहले ही बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे, तो वो सब भी हिटलर की बातों में आ गए, और देखते ही देखते जर्मनी के लोगों ने भी यहूदियों से नफरत करना शुरू कर दिया। दोस्तों, हिटलर का ये कहना था कि यहूदी हमसे कमतर हैं,
हमारी नस्ल आर्यन नस्ल है जो कि यहूदियों से बेहतर है। और शायद कहीं ना कहीं हिटलर को ये डर भी था कि कहीं ये यहूदी जर्मनी पर कब्जा ना कर लें, क्योंकि दोस्तों उस वक्त यहूदी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। और यहूदियों की इंटेलिजेंस का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक यहूदी थे जो कि होलोकॉस्ट के टाइम पर जर्मनी में मौजूद थे। आइंस्टाइन जर्मनी छोड़कर भाग गए थे, इसीलिए वो होलोकॉस्ट से बच गए। बहरहाल जो कुछ भी था, लेकिन दोस्तों असल रीज़न यही थी कि हिटलर को यहूदी नस्ल से ही नफरत थी और यही वजह थी कि होलोकॉस्ट स्टार्ट हुआ। नंबर 3, होलोकॉस्ट में लोगों को किस किस तरीके से मारा गया। दोस्तों वैसे तो होलोकॉस्ट 1933 में स्टार्ट हो चुका था। शुरू में तो सिर्फ यहूदी मर्दों को ही मारा जा रहा था और बाकी औरतों और बच्चों को कैद किया जा रहा था। लेकिन जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई तो उसके 2 साल बाद ही यानी 1941 में यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया। नाजियों को जो भी यहूदी नजर आता था तो वो उसको मार देते थे, फिर चाहे वो कोई औरत हो या फिर कोई छोटा बच्चा। नाजियों ने यहूदियों को कत्ल करने के 2 मेन तरीके अपनाए। पहला तरीका था मास शूटिंग और दूसरा तरीका था पॉइजन गैस। मास शूटिंग में नाजियों ने यहूदियों पर बहुत बड़े पैमाने पर फायरिंग स्टार्ट की। ये फायरिंग इतनी भयानक थी कि आज से पहले इतनी बड़ी फायरिंग नहीं देखी गई थी। नाजियों को जो भी यहूदी नजर आ रहा था तो वो उसको गोलियों से भून रहे थे और ये सब वो अक्सर दिन के उजाले में किया करते थे। इसी तरह यहूदियों को मारने का दूसरा तरीका पॉइजन गैस था। दोस्तों नाजियों ने जहरीली गैस का इस्तेमाल करा और पूरे 1500 इलाकों में उस गैस को छोड़ दिया, जिससे उन सभी इलाकों में मौजूद यहूदियों का दम घुट गया और वो सब तड़प तड़प कर मर गए। कहते हैं कि मास शूटिंग और पॉइजन गैस की वजह से पूरे 2 मिलियन यानी 20 लाख यहूदियों की मौत हुई थी। और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, नाजियों ने यहूदियों को कत्ल करने के लिए स्पेशल किलिंग सेंटर्स बनाए जिन्हें डेथ कैंप्स भी कहा जाता था। नाजियों ने 5 डेथ कैंप्स बनाए, चैम्नो, बेल्जेक, सोबिबोर, ट्रेबलिंका और ऑशविज। ये सब के सब डेथ कैंप्स नाजियों ने स्पेशली इसीलिए बनाए थे ताकि वो भारी अमाउंट के अंदर यहूदियों को कत्ल कर सकें। सभी यहूदियों को पूरे यूरोप से खींचकर जबरदस्ती उन डेथ कैंप्स में लाया जाता था और उनको लाने का तरीका भी बहुत ज्यादा बुरा था। दोस्तों यहूदियों को जबरदस्ती ट्रेन्स के ऊपर चढ़ाया जाता था और उन ट्रेन्स को इतना ज्यादा भर दिया जाता था कि उनके अंदर बैठने तक की भी जगह नहीं बचती थी। अक्सर यहूदियों को खड़े होकर सफर करना पड़ता था। वो ट्रेन्स कई कई दिन तक चलती रहती थी और उन ट्रेन्स के अंदर खाने पीने और वॉशरूम की कोई भी सहूलत मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से आधे यहूदी तो ट्रेन्स में ही मर जाते थे और इसीलिए उन ट्रेन्स को डेथ ट्रेन्स भी कहा जाता था। डेथ ट्रेन से जो यहूदी बच जाते थे उनको ट्रेन से उतार कर सीधा डेथ कैंप्स में ले जाया जाता था, जहाँ फिर उनको कत्ल किया जाता था। और उनको कत्ल करने का तरीका भी बहुत ज्यादा भयानक और दिल दहला देने वाला था। दोस्तों जो यहूदी डेथ कैंप्स में आते थे तो सबसे पहले उनके बॉडी और सर के बालों को उतार लिया जाता था, जिनमें औरतें और बच्चे सब लोग शामिल थे। उनको बोला जाता था कि आपके बालों में जुएं पड़ गई हैं, इसीलिए इनको उतारना जरूरी है। तो दोस्तों नाजी सबसे पहले उन लोगों के बाल उतार लेते थे और फिर वो उन बालों का कालीन बनाकर अपने ऑफिस में बिछाया करते थे, यानी ह्यूमन हेयर्स के कालीन। दोस्तों उनके बाल उतारने के बाद उनको बोला जाता था कि आप लोग बहुत ही गंदे हो चुके हो, आप लोगों को अब नहाना चाहिए। तो फिर नाजी उनके कपड़े उतारते थे और उन सबको नंगा करके बाथरूम की बजाय धोखे से एक गैस चैम्बर में भेज देते थे, जहां उन पर जहरीली गैस छोड़ी जाती थी, जिससे वो सब मर जाते थे। उसके बाद उन सब की लाशों को ठिकाने लगाने के लिए नाजी पहले से ही ऐसे यहूदी सेलेक्ट कर लेते थे जो कि थोड़े फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते थे। वो उन बेचारों से उन्हीं के लोगों को कत्ल करवाते थे और फिर सबकी लाशों को ठिकाने लगवाने के बाद वो उनको भी गोली मार देते थे। अब इमेजिन करो कि आपको जबरदस्ती अपने ही फैमिली के लोगों को मारना पड़ रहा है। आप शायद इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। आप जरूर यही सोचोगे कि काश ऐसा करने से पहले मेरी मौत आ जाए। तो जरा सोचो उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा जिन्होंने अपने ही लोगों को मारा होगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि 5 किलिंग सेंटर्स थे, जिनमें से एक ऑशविज भी था। तो एक आदमी जिसका नाम लियो श्नाइडरमैन था, वो भी कत्ल होने के लिए ऑशविज भेजा गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली लियो ऑशविज से बच गया था। और फिर बाद में लियो ने अपनी स्टोरी बताई जो कि काफी दर्दनाक थी। दोस्तों लियो बताते हैं कि वो बहुत ही छोटे थे जब वो ऑशविज पहुंचे तो रात काफी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। उन सबको फटाफट ट्रेन से उतारा गया और सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा था। ऑशविज के गेट खोले गए, आदमियों को उनकी औरतों से अलग कर दिया गया और औरतों से उनके बच्चों को जबरदस्ती छीन लिया गया। वो सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे कि भेड़ बकरियों के साथ होता है। लियो बताते हैं कि मेरी माँ मेरे पास भागते हुए आई और मेरे कंधे को पकड़कर बोली कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, अपने भाई का ख्याल रखना।
तो दोस्तों मास शूटिंग और पॉइजन गैस के बाद ये थे डेथ कैंप्स। मास शूटिंग और पॉइजन गैस की वजह से 20 लाख यहूदी मरे थे और डेथ कैंप्स की वजह से 27 लाख, यानी कुल मिलाकर 47 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। अब बाकी बचे 13 लाख, तो उन्हें गेटोस में मारा गया था। अब ये गेटोस क्या था, मैं हूं ना बताने के लिए। दोस्तों जिन इलाकों में यहूदी ज्यादा थे तो ऐसे इलाकों को नाजियों ने घेर लिया। उन्होंने उन इलाकों के इर्द गिर्द दीवारें बना दी और सब यहूदियों को उन दीवारों में कैद कर दिया। तो ऐसे इलाकों को गेटोस कहा जाता था। गेटोस के अंदर हालात बहुत ही बुरे थे और कोई भी यहूदी नाजियों की मर्जी के बगैर बाहर नहीं जा सकता था। दोस्तों गेटोस के अंदर हालात इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वहाँ कोई भी कुछ नहीं बोल पाता था। अगर कोई बोलने की कोशिश करता तो उसको या तो बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता या फिर सीधा गोली मार दी जाती। वहाँ के लोगों को बहुत ही कम फूड दिया जाता था और इसके अलावा वहाँ कोई भी मेडिकल केयर नहीं थी, यानी अगर एक औरत का बच्चा भी पैदा हो रहा हो तो उसके लिए भी वहाँ कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। दोस्तों गेटोस के अंदर इतनी बुरी कंडीशन होने की वजह से हजारों लोग मरते जा रहे थे और कुछ लोग जो गेटोस से बच गए थे उनमें से एक औरत चैरलिन स्चिफ भी थी। उन्होंने अपनी एक स्टोरी सुनाई जिसमें उन्होंने ये बताया कि जब वो गेटोस में थी तो वहाँ उनके साथ क्या क्या होता था। दोस्तों चैरलिन बताती हैं कि जब वो गेटोस में थी तो उनके पास सिर्फ एक कमरा था। उस एक कमरे के अंदर 4 फैमिलीज को रहना पड़ता था और जगह इतनी कम थी कि वो सबके सब रूम में लेटकर सो भी नहीं सकते थे। चैरलिन बताती हैं कि जिस बिल्डिंग में वो रह रही थी वो एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी। उस पूरी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी फैमिलीज रह रही थी और उस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ एक किचन और सिर्फ एक वॉशरूम था। पानी इतना थोड़ा था कि जैसे पानी हो ही ना, और जितना भी पानी आता था वो इंतहाई ठंडा पानी था। हमें गर्म पानी नहीं मिलता था क्योंकि पानी गर्म करने के लिए कोई भी लकड़ी नहीं थी। हमारे कमरे में जितने भी लोग रहते थे वो सब काम पर जाया करते थे। हम सिर्फ 3 या 4 लोग कमरे में रुका करते थे क्योंकि हम बहुत ही छोटे थे। जो लोग काम पर जाया करते थे सिर्फ उन्हीं को राशन मिलता था। उन्हें सारा दिन काम करने के बाद सिर्फ 2 ब्रेड के स्लाइसिस, कुछ सब्जी और थोड़ी सी चीनी मिलती थी, जो कि दिन भर काम करने के बाद एक इंसान के खाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी। शुरू में तो ये राशन हमें डेली मिलता था, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद वो राशन हमें सिर्फ हफ्ते में एक बार मिलने लगा। मेरी माँ और मेरी बहन अपना राशन मेरे साथ शेयर करती थी और ये सब बहुत ही मुश्किल था। हमें इतनी ज्यादा भूख लगती थी कि हम भूख से तड़पा करते थे। हत्ता कि मैंने भी फैसला किया कि मैं भी बाहर जाकर काम करूंगी और अपने लिए अलग से राशन लाऊंगी। हम सब भूखे थे, गंदे थे और हमारा कोई भी सहारा नहीं था। चैरलिन बताती हैं कि हमें हर वक्त खाने का ख्याल आता था। अगर हम बच्चे कोई खेल भी खेलते थे तो वो भी हम ये सोचकर खेलते थे कि हमें खाना कैसे मिलेगा, क्योंकि वो भूख इतनी ज़्यादा थी कि उसे बयान कर पाना मुश्किल है। और दोस्तों अब अगर देखा जाए तो हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं जो कि आज़ादी से ज़िंदगी गुजारते हैं और कभी भी रात को भूखे नहीं सोते। दोस्तों गेटोस के अंदर भी हज़ारों लाखों यहूदी मर गए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे यहूदी ऐसे थे जो कि नाजियों की नज़र से बचे हुए थे। अब आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे। वो ऐसे दोस्तों कि जब दरअसल होलोकॉस्ट स्टार्ट हुआ था तो कुछ ईसाइयों ने तरस खाकर यहूदियों को छुपने की जगह दी। उन्होंने उनके लिए नकली कागजात बनवाए जिससे ये साबित होता था कि वो यहूदी नहीं है बल्कि वो भी ईसाई हैं। तो इसी वजह से काफ़ी सारे यहूदी होलोकॉस्ट से बचे हुए थे। लेकिन दोस्तों होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन नाजियों को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो अननोन नंबर नाजियों को सब बता देता है, जैसे कि यहूदी कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं और किन किन यहूदियों ने अपनी आइडेंटिटी बदल रखी है। बस ये सुनना था कि नाजियों ने बचे कुचे यहूदियों को भी ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया और बहुत से ईसाइयों को भी सिर्फ इस वजह से मारा गया कि वो यहूदी जैसे लग रहे थे। दोस्तों नाजियों ने यहूदियों को मारने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी और कुल मिलाकर नाजियों ने 6 मिलियन यानी 60 लाख यहूदी मार दिए थे। इसी सब को हम लोग आज होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं और कहा जाता है कि होलोकॉस्ट ह्यूमन हिस्ट्री का अब तक का सबसे डार्क टाइम था। नंबर 4, होलोकॉस्ट कैसे ख़त्म हुआ। दोस्तों होलोकॉस्ट 1933 से लेकर 1945 तक यानी पूरे 12 साल तक चलता रहा और ये तब ख़त्म हुआ था जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई यानी 1945 में। होलोकॉस्ट के ख़त्म होने के बाद बहुत से लोग अपनी फैमिलीज़ को खो देने की तकलीफ से गुजर रहे थे। कुछ लोग जो हिम्मत वाले थे वो अपने घरों को वापस चले गए, लेकिन बहुत लोग अभी भी डरे हुए थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अब कहीं भी जा पाएं, तो इसीलिए ऐसे लोगों को कैंप्स में रखा गया और जब तक उन्हें उनके नए घर नहीं मिले उन्हें कई सालों तक उन कैंप्स में इंतजार करना पड़ा। दोस्तों ना जाने वो वक्त कैसा रहा होगा जब लोगों को होलोकॉस्ट खत्म होने की खुशी से ज्यादा
अपने प्यारों को खोने की तकलीफ दिन रात तड़पाती होगी। और ये तो सिर्फ वर्ल्ड वार 2 थी जो लोग बच भी गए, क्योंकि अगर वर्ल्ड वार 3 हुई तो ये दुनिया नहीं बचेगी। तो इसी के साथ साथ दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए मैंने इंटरनेट का हर एक आर्टिकल छान मारा, तो यूट्यूब पर आपको होलोकॉस्ट के बारे में ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। हो सके तो मेरी इस वीडियो को सेव कर लेना, नहीं तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसा करने से ये आपकी लाइक्ड वीडियोस में ऐड हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप ऐसा ही नॉलेज भरा कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेरे चैनल इन्फो फैमिली को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि मेरा और आपका कनेक्शन जुड़ा रहे। तो बस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।